ओए होए, मजे ही मजे, मजे ही मजे, मौजे ही मौजा। हाँ भाई, लाहौर कलंदर के जितने भी लड़के हैं उन सबके मजे करा दिए आकिब जावेद ने। कैसे? चलो मैं बताता हूँ आपको। यार अभी इन्होंने किए T20 और ODI की अनाउंसमेंट स्क्वाड की। किसके अगेंस्ट? एक ऑस्ट्रेलिया, वो भी उन्हीं के ग्राउंड में। दूसरा जिम्बाब्वे। अब बेसिकली ये चार अलग अलग स्क्वाड हैं, लेकिन मैं आपको वन बाय वन प्लेयर की जो है उसमें आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि कौन कैसे सिलेक्ट हुआ है। क्या स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया की वनडे से। ऑस्ट्रेलिया के ODI में जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है आमिर जमाल का। आमिर जमाल से खैर कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना उनसे ज़्यादा कोई मुझे कोई उनकी बुराई में भी कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, ना अच्छाई में है। हाँ, ये कह सकते हैं इसलिए शायद सिलेक्ट किया हुआ कि लास्ट टाइम उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में परफॉर्म किया था, तो उस बेस पे सही है। आगे चलते हैं। अगला नाम आ जाता है भाई अब्दुल्ला शफीक का। अब्दुल्ला शफीक जो है ना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। किस कोटे की बेस पर वो सिलेक्ट हुआ है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। T20 अपना टेस्ट मैच में तो मुसलसल वो होते नाकाम हुए हैं ना। तो यार इसके रिप्लेसमेंट पे क्या इमामुल हक नहीं बन सकता था? क्यों नहीं हुआ? क्या यही वजह है कि वो एलक्यू बॉय है? एलक्यू बॉय कोटा। भाई कह रहा हूँ ना, मौजे ही मौजे। एलक्यू बॉय रॉक्स। ये वाली गैंग, पहले रोटी गैंग से अपने जान छुड़ाई थी, अब मुझे लग रहा है एलक्यू गैंग बनेगी। चलो, अब्दुल्ला शफीक मान लेते हैं एलक्यू बॉयज पे सिलेक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नाम आ जाता है अराफात मिनाज का। यार ये लड़का, वैसे तो अच्छी बात है आप यंगस्टर्स को चांस दें, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि अराफात मिनाज जो है वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऐसे उतार दिया यार। मतलब उस बंदे की कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, डायरेक्ट आप इतने बड़े टूर्नामेंट मतलब सीरीज के अगेंस्ट लेके चले गए हो। ऑस्ट्रेलिया में हमारे बड़े बड़े तुर्रम खां फेल हो जाते हैं, तो क्या मकसद है? ये कॉन्फिडेंस देने वाली बात है या करियर खत्म करने वाली बात है? मैं खुद कंफ्यूज हूँ भाई इस बात पे। फिर आ जाते हैं हमारे द किंग, द पॉप्सी, द घंटा किंग। यानी कि एक बार फिर से हमने जो है वो बाबर आजम को पकड़ लिया। और किंग के बगैर तो खैर ये मुमकिन ही नहीं था कि हम ऑस्ट्रेलिया जा सकें। लेकिन यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रोलिंग अगर हम साइड पर रखें तो बाबर आजम से कुछ उम्मीदें तो हैं कि वो वहाँ जाके ODI में अच्छा परफॉर्म करेंगे। वैसे ही उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत हिल चुकी हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा चांस है उनके पास कि वो यहाँ से कम बैक करें। आगे बढ़ते हैं यार। आगे जो नाम है वो बिल्कुल ही कोई अलग ही किस्म का नस्ली नाम आने वाला है, वो है फैसल अकरम का। फैसल अकरम पता नहीं कहाँ से उठ के एकदम से जो है वो टीम के अंदर शामिल हो गए। मतलब उस बंदे का, अच्छा और मजे की बात, वो LQ भी नहीं है, LQ बॉय भी नहीं है। अब क्या वजह है मुझे नहीं पता क्यों सिलेक्ट हुआ है। क्योंकि यार अगर आपने चैंपियंस ODI कप जो अभी करवाया था, जिसमें 5-5 हमने मेंटोर बिठाया, हमने इतनी बड़ी बड़ी उनको सैलरियाँ दी, उस टूर्नामेंट का लबोलुबा भी यही था कि हम उसमें से अपने ODI के बेस्ट प्लेयर्स निकालेंगे। तो अगर उसके स्पिन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उसमें आपका टॉप 3 में जो है वो जाहिद महमूद स्पिनर था जिसने परफॉर्म किया था। फैसल अकरम तो दूर दूर तक ऐसा कुछ नाम नहीं था जो एकदम से वो सिलेक्ट हो गया। अब पता नहीं किस बेस पे हुआ है, कौन से किस क्या ख्वाब में आया था, कुछ नहीं पता। बहरहाल फिर आ जाता है हमारा दोबारा एक और लाहौर कलंदरी बॉय, ये LQ बॉय। LQ गैंग रॉक्स ब्रो। यार LQ में हमारा ये नाम है हारिस रऊफ टेपिया। इस टेपिया से तो खैर सबको ही उलझने हैं, लेकिन यार ये मैं बता दूं कि ये पेसर है आपका। और ऑस्ट्रेलिया की पिच क्योंकि पेसर फ्रेंडली पिच होती है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि हारिस रऊफ वहाँ पर कुछ अच्छा कर जाए। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने हमें इतने मैचेस घुमाए, तो मैं तो नहीं समझता कि उनको मजीद चांस मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सिलेक्टर आकिब जावेद है तो ये मुमकिन था। फिर आ जाते हैं हमारे विकेट कीपर हसीबुल्ला। हसीबुल्ला के ऊपर जो है वो समझ लें अभी एक मेहरबानी है, एक समझ लें एक किस्म का साया आ गया है, एक किस्म का हाथ आ गया है सर पे, और कोई वजह नहीं है कि टेस्ट मैच में सरफराज के बाद जो है वो हसीबुल्ला को कंसिडर किया, जो कि मेरे हिसाब से अभी थोड़ा अर्ली है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे पास लाइन से विकेट कीपर लगे हुए हैं जिनमें एक टफ मुकाबला था आगे सेलेक्ट होने के लिए। पहला नाम जो मुझे समझ आता है, जो मैं सजेस्ट करता हूँ, रोहिल नज़ीर का करता हूँ, क्योंकि ODI के हिसाब से रोहिल नज़ीर ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। जो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, काफ़ी अर्से से खेल रहा है। लेकिन चलो, अगर हसीबुल्ला का नाम है तो नॉट बैड। लेट्स सी क्या होता है। रिजवान के बैकअप पर ही हैं और वैसे भी रिजवान कैप्टन है, तो मुझे नहीं लगता हसीबुल्ला को चांस मिलेगा। सिर्फ बेंच गर्म करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया घूम फिर भी लेंगे, अच्छी बात है। फिर अगला नाम आता है यार कामरान गुलाम का। कामरान गुलाम देखो भाई, टेस्ट मैच में तो आपने प्रूव कर दिया। पहले मैच एक दो मैच मिले आपको अभी तक, और उसमें आपने पहली इनिंग में सेंचुरी मार के आपने आपको प्रूव किया, मानते हैं। लेकिन ODI में चांस किस तरह बना? अब सवाल फिर वही घूम के आता है कि ये दोबारा से LQ बॉय है इसलिए।
हाँ, एलक्यू गैंग रॉक्स। तो दो दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले तो कभी सिलेक्शन सही से हो नहीं रही थी। अगर हुई तो एकदम से आकिब जावेद के टेनर में ही हुई, तो भाई शक तो जा रहा है हमारा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं मोहम्मद हसनैन, एक और पेसर। यार इस बंदे की सिलेक्शन पे सवाल इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो आपने चैंपियंस वनडे कप करवाया था उसमें ये हाईएस्ट विकेट टेकर था और बहुत अच्छी फॉर्म में था, तो इसका तो बनता था सिलेक्ट होना। फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान की जान आन और अभी आजकल आपका नया कप्तान। तो फिलहाल रिजवान का तो बनता ही है। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद इरफान खान न्याजी होते हैं फिर नेक्स्ट। यार मोहम्मद इरफान खान न्याजी जो कि कराची किंग्स से खेलने के बाद जो है पीएसएल के बाद से इनको एक ग्रीन टिकट मिला है और टीम में ये कहीं ना कहीं मतलब अपनी जगह बना रहे हैं। तो ओडीआई में इस तरह आ जाना, लेकिन चलो खैर है, इनसे भी कोई इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है क्योंकि अभी कुछ खास इन्होंने किया नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट इस तरह लोगों को ताड़ना, और सबसे बड़ी बात कि ये प्लेइंग 11 में भी जगह बना पाते हैं या नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है अभी। फिर अगला नाम है हमारा नसीम शाह, जो कि बहुत सही चॉइस है कि वाइट बॉल के खेलने के हिसाब से ये लोग ओके ठीक है, परफॉर्म किया हुआ है कई जगहों पे, एक्सपीरियंस बॉलर हैं। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, लेट्स सी क्या करते हैं। तो नसीम शाह के बाद आ जाते हैं हमारे पास आज के ज़माने की नई पर्ची, यानी साइम अयूब। साइम अयूब जो कि मुसलसल टी20 में बेतहाशा फ्लॉप होने के बाद टेस्ट मैच में आते हैं। टेस्ट मैच में भी वो अभी तक कुछ इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए। बजाय भाई हाँ मान लेते हैं 3 फिफ्टियाँ ज़रूर मारी हैं उन्होंने, लेकिन कोई ऐसा बेहतरीन बैट्समैन नहीं है। हाँ टैलेंट ज़रूर है, एक अनफिनिश टैलेंट है जिसको अभी बनाने की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन पता नहीं क्यों लगातार चांस चांस चांस, बैक टू बैक चांस मिल रहा है और अब वो ओडीआई में चांस उनको मिल गया। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं सलमान अली आगा, जो कि आपके नए वाइस कैप्टन हैं। वैसे तो वाइट बॉल में टीम में तो ये भी स्ट्रगल ही कर रहे थे, मेरा तो नहीं ख्याल था कि कुछ ऐसा इन्होंने परफॉर्म कर दिया एक अरसे से जो इनको वाइस कैप्टन बना दिया जाए। लेकिन एक क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई, तो बना दिया और अब वो टीम में भी शामिल है। और आखिरी नाम है शाहीन शाह अफरीदी। एलक्यू बॉयज अगेन, यो एलक्यू एलक्यू। यार शाहीन शाह अफरीदी का तो खैर एक डाउनफॉल चल रहा है। अब एक और बार अब इनको ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, देख लेते हैं क्या ये अब ऐसा ना हो कि इनकी यही वाली सीरीज या तो आखिरी साबित ना हो जाए भाई, क्योंकि ये बंदा टोटल आउट ऑफ फॉर्म है। इसको अभी ज़रूरत है कि जाके डोमेस्टिक खेले भाई, डोमेस्टिक खेले, अपनी परफॉर्मेंस बहाल करे, तब आए समझ आता है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये लोग कहीं ना कहीं से, एक जगह इनका बंद होता है तो ये दूसरी जगह से रास्ता बना लेते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह। टेस्ट मैच में कह रहे थे हमें रेस्ट की ज़रूरत है, क्या हो गया, 2 हफ्ते का रेस्ट बहुत था, 2 हफ्ते का रेस्ट बहुत था भाई, कि दोबारा जा रहे हो। खैर, ये आपकी टोटल ओडीआई सिलेक्शन थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अब हम बात करेंगे टी20 के अंदर। टी20 में जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारा पहला बंदा है वो है अरफात मिनास अगेन। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बाबर आजम। टी20 में मुझे खैर बाबर आजम कभी भी नहीं समझ आते, कभी भी नहीं समझ आते, इवन रिजवान भी नहीं समझ आते। लेकिन खैर, बॉब्जी द किंग, उसके बगैर तो जाना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो मुश्किल है ना यार, क्योंकि हमने ऐसा सोचा हुआ है। बहरहाल, नो कमेंट्स इस बारे में। तीसरा नाम आता है हमारा फिर एलक्यू बॉय हारिस रऊफ, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ट्रोल होते रहते हैं पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में टेपिया है हमारे। लेकिन यही है कि चलो शायद अपने पेज से कुछ ये वहाँ पे उखाड़ लें कुछ। फिर आ जाते हैं हसीबुल्ला। हसीबुल्ला एक बार फिर बेंच गर्म करेंगे। फिर आता है एक नया नाम और वो है जहादात खान, एक नया टैलेंट, वो भी एल क्यू, एल क्यू गैंग का। यार इस बंदे की खासियत ये है कि यार ये तेज़ खेलता है, इसमें स्पार्क नज़र आता है, टैलेंट है, मगर फिर भी कहूँगा बहुत अर्ली पिक है। लेकिन इस बंदे के लिए मैं बस विशेष ही करता हूँ कि यार ये कुछ अच्छा कर जाए। बहुत टफ होगा ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करने के लिए, अगर वो भी चांस मिलता है तो बहुत टफ कॉल है। लेकिन बंदे में टैलेंट ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक फास्ट ट्रैक का हिस्सा इसी वजह से है कि उनके पीछे ब्रांड जो है ना वो एलक्यू का लगा हुआ है। फिर अगला नाम आ जाता है मोहम्मद अब्बास अफरीदी, जो कि एक वसीम जूनियर की समझ लें एक तरह की रिप्लेसमेंट है। जैसे वो भी टीम में कुछ करते नहीं थे, बस कहीं ना कहीं रहते हैं कि हाँ यार ये कुछ कर लेगा कुछ कर लेगा, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है वो इस पर भी हो ही रही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान, एज यूजल। इनके बारे में क्या डिटेल में बात की जाए। फिर आते हैं तीसरा, अगला नाम जो है वो मोहम्मद इरफान खान का है, इरफान खान न्याजी, जो कि एक टी20 के लिहाज से अच्छा प्लेयर है, बुरा तो नहीं कहेंगे। बाकी देखते हैं ऑस्ट्रेलिया जाके क्या हाल होता है, क्योंकि डोमेस्टिक में जो आपकी परफॉर्मेंसेस होती हैं हमारे, उसका क्राइटेरिया बहुत अलग है और इंटरनेशनल जाके वो बिल्कुल अलग पहुंच जाती है। अगला नाम आता है भाई नसीम शाह का।
नसीम शाह T20 के लिए सही है, गुड चॉइस है। फिर जो नाम आ रहा है वो बड़ा डिस्टर्बिंग नाम है, वो है उमैर बिन यूसुफ, वो भी T20 के अंदर। यार उमैर बिन यूसुफ एक तो मेरे हिसाब से अर्ली, और फिर वही बात ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और भाई उमैर बिन यूसुफ जो है वो एक बहुत ओवरऑल बैट्समैन है, कोई हार्ड हिटर नहीं है जो आपने उसको स्पेशली T20 के लिए इसको सिलेक्ट किया है। मेरे हिसाब से तो यार उसको शॉर्ट फॉर्मेट की जगह लॉन्गर फॉर्मेट के लिए अगर ओडीआई में सेलेक्ट करते तो ज़्यादा बेहतर था। फिर अगला नाम आ जाता है आपके दोबारा LQ बॉयज़, यानी कि सादाला फरहान, जिसकी मैं बात कर रहा था कि यार ये बंदा आज नहीं खेल रहा है, ये बंदा बहुत पहले से खेलता आ रहा है, बड़ा हार्ड वर्किंग बंदा है, डोमेस्टिक में भी इसके बड़े अच्छे कारनामे हैं, लेकिन ये भी एक लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है। इसे आप टेस्ट मैच दो, इसे आप ओडीआई दो, लेकिन आप यहाँ उसको T20 में सेलेक्ट कर रहे हैं, अजीब व गरीब ब्लंडर मार रहे हैं। फिर आ जाता है वही सलमान अली आगा, आपके वाइस कैप्टन। फिर आगे चलो तो अगेन LQ गैंग, शाहिद शाह अफरीदी। फिर आते हैं हमारे एक और नए यंगस्टर सुफियान मुकीम, जो कि अभी इमर्जिंग एशिया कप में भी खेल रहे थे, काफ़ी एग्रेसिव हैं नेचर के और अच्छे स्पिनर हैं। फिर आ जाता है हमारा बंदा उस्मान खान, T20 के अंदर। गौर से सुनिए, उस्मान खान, जिसने प्रेसिडेंट कप में परफॉर्म किया, जिसने अभी चैंपियंस ओडीआई कप में परफॉर्म किया, मतलब उसकी परफॉर्मेंस अभी डोमेस्टिक लेवल पे ओडीआई में बेहतरीन आ रही है, लेकिन बंदा सेलेक्ट ओडीआई में नहीं हुआ, सेलेक्ट हुआ T20 में। ये भी एक अजीब सी बात है भाई, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। बहरहाल हमारी ऑस्ट्रेलिया की जो सिलेक्शन थी वो यहीं तक थी। अब आ जाए हम जिम्बाब्वे के ऊपर। जिम्बाब्वे में पहला नाम आता है आमिर जमाल, ठीक है। जिम्बाब्वे जैसी टीम के लिए आप अपने यंगस्टर्स बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं अब्दुल्ला शफीक। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस वीडियो को यहीं रोक दूं, लेकिन मैं क्या बोलूं कि ये फिर बंदा जो है अब्दुल्ला शफीक जिम्बाब्वे में क्या कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है। अब वही बात है, LQ 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 लेके कहाँ तक घूमेंगे भाई, कुछ और कर लेते हैं। फिर आ जाता है हमारा वही मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद। यार ठीक है, अबरार अहमद की एक टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर हम उसे बुरा नहीं करा दे सकते, अच्छी बात है कि उसको ओडीआई के लिए कंसिडर कर लिया, क्योंकि जिम्बाब्वे जैसी टीम के लिए आप चांस ले सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर नाम आ जाता है फैसल अकरम का। यहाँ मुझे कोई हैरानी नहीं है, बिल्कुल चांस लेना चाहिए था, अच्छा काम है। लेकिन ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हारिस रऊफ क्या कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा बात ये भी तो होगी ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जलील अगर हो गए तो बैलेंस करने के लिए जिम्बाब्वे में LQ भाई बैकअप चाहिए हमें। LQ बॉयज़ कभी नीचे नहीं आने चाहिए। फिर आ जाते हैं हमारे हसीबुल्ला। यहाँ मैं अब सवाल एक करता हूँ कि ठीक है, आपने यहाँ ओडीआई में भी हसीबुल्ला को रखा, ऑस्ट्रेलिया में भी रख लिया, T20 में भी रख लिया, और आने वाले अभी जो मैं आगे अनाउंस करूंगा जिम्बाब्वे की T20 में भी हसीबुल्ला का नाम है। यार एक सवाल है मेरा, विकेट कीपर के लिए जो है आपका हसीबुल्ला के अलावा और कोई आपके पास विकेट कीपर मौजूद नहीं है। हसीबुल्ला एक अच्छा बैटर भी है, लेकिन एक हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं है, मतलब T20 के लिहाज से अभी वो उस लेवल पे नहीं है। उसके उससे पहले बहुत सारे नाम हैं। आजम खान, जो कि आपके एक वक्त में आपकी पुरानी मैनेजमेंट, जो कि हर 2 हफ्ते बाद मैनेजमेंट बदल जाती है, उसके प्लान में था। एकदम से आपने उसके कॉन्फिडेंस की परखच्चे उड़ा दिए, अभी तो ये हाल है कि शायद नाराज़ होकर बैठा हुआ है, कुछ नहीं खेल रहा। और मैं समझता हूँ आजम खान से बड़ा इस वक्त हार्ड हिटर पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। मानते हैं उसकी बॉडी शेमिंग के ऊपर लोग बहुत सवाल उठाते हैं, फिटनेस पे बहुत सवाल उठाते हैं, बट मैं नहीं उठाता भाई। यंग है, टैलेंटेड है, टैलेंट भी तो एक चीज़ है। जो वो हार्ड हिटिंग करता है उसकी जैसा कोई और भी तो करके दिखाए, जो फिट है वो करके दिखा दें भाई। लेकिन चलो, आजम खान के साथ तो ये हुआ ही हुआ। मोहम्मद हारिस का क्या किया आप लोगों ने? पिछली मैनेजमेंट ने इतना सपोर्ट किया, अभी बातें चल रही थी कि शायद हम T20 के लिए उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, वाइस कैप्टन के लिए या फिर कैप्टन के लिए। फिर उसको जो है वो एक अरसे से वो भी T20 के अंदर सर्व कर रहा है, और अचानक एक बार फिर आपने प्लान में से अपने उड़ा दिया, सिर्फ एक ही नाम हर जगह डाल दिया, हसीबुल्ला 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 हसीबुल्ला। क्या T20 में एटलीस्ट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मोहम्मद हारिस को लेके नहीं जा सकते थे? वहाँ हम रिजवान को बोलते कि थोड़ा बैक हो जाओ भाई, इसको थोड़ा आगे आने दो, लेकिन नहीं, आपने वही एक चीज़ रखी हुई है कि रिजवान आगे रहेंगे तो हसीबुल्ला पीछे रहेंगे। अब इन्हीं दोनों में खेलते रहेंगे, 100 में से 95% मैचेस रिजवान खेलेंगे, एक आधा मैच हसीबुल्ला को दे देंगे, डेट्स इट। ओके, फिर नाम आता है हमारे कामरान गुलाम का, एक बार फिर ओडीआई में सही है, ठीक है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कोई बुरी बात नहीं है, खेल सकते हैं। फिर नाम आता है हमारा मोहम्मद हसनैन का, एक और बार हमारा पेसर, जिसने अभी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है, बिल्कुल सही है। रिजवान का नाम आता है, रिजवान जो कि मैं समझता हूँ ओडीआई में बैठ सकते थे, लेकिन शायद उनको अभी रिसेंटली कैप्टन बने तो वो शायद मजीद काम करना चाह रहे होंगे अपनी टीम के लिए, वरना यहाँ तो मैं समझता हूँ कि उनका रेस्ट बनता था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। असल में बड़े बड़े स्टेप हम लोग लेते नहीं हैं, सिर्फ बातें हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इरफान खान न्याजी का नाम है, इन पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नॉट बैड। साइम अयूब का नाम है, यहाँ पे आप साइम अयूब को बिल्कुल उतार सकते हो,
क्योंकि टेस्टिंग करवानी है तो फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही करवाओ, ऑस्ट्रेलिया में क्यों करवा रहे हो ये नहीं समझ आता। फिर आगे आ जाते हैं सलमान अली आगा, आपका वाइस कैप्टन है। यहाँ पे एक अजीब सा नाम है और वो है शाहनवाज धानी का। शाहनवाज धानी का यहाँ पे बड़ा सरप्राइजली नाम है, लेकिन अच्छी बात है कि उनको कहीं ना कहीं प्लान में शामिल किया हुआ है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही सही, ओडीआई में बस नाम तो है। फिर आ जाते हैं तैयब ताहिर। यार तैयब ताहिर एक बेहतरीन प्लेयर है आपका, जिस तरह बाबर आजम है, कामरान गुलाम है, फरहान है, तैयब ताहिर है, ये सारे लॉन्गर फॉर्मेट यानी कि ओडीआई के या टेस्ट के प्लेयर हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो तैयब ताहिर का नाम आया ही नहीं, लेकिन यहाँ आया, चलो आ गया, सही है, गुड है। अब हम बात करने जा रहे हैं T20 में, वो भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट क्या प्लेयर्स अनाउंस किए हैं। सबसे पहला नाम अहमद दानियाल, LQ, अगेन LQ। यार ये बंदा किस तरह प्रमोट हो गया, ये बंदा कहाँ है, कौन है, किसने देखा क्या नहीं देखा। चैंपियंस कप में अगर 4 मैचों में इसने 10 विकेट्स लिए हैं, तो भाई इस तरह के बहुत सारे परफॉर्मर थे जिन्होंने 4 मैचों में भले 8 विकेट ली, 9 विकेट ली, लेकिन उन्होंने बैटिंग भी करके दिखाई, जैसे मुबशर खान है, फ़हीम अशरफ है, बहुत बड़े बड़े और भी नाम थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन अहमद दानियल एकदम आउट ऑफ द नो वे, क्यों? LQ, कोई ब्रांड LQ लगा हुआ है इस वजह से। आगे बढ़ो तो अरफात मिनाज का नाम आता है T20 में, जिम्बाब्वे में, ठीक है, चलता है। अरफात मिनाज को आपने ओडीआई में ड्रॉप कर दिया, जो कि वो मुझे ख्याल से ओडीआई के लिए ज़्यादा बेहतर था, लेकिन T20 में उसका नाम है, ओडीआई में नहीं है। फिर दोबारा से टेपिया आ जाता है आपका। यार टेपिया, मुझे हैरत हो रही है, जिम्बाब्वे को भी नहीं छोड़ रहा, मतलब कोई और चांस किसी को दे देते हैं, लेकिन ये बंदा पता नहीं हमारे यहाँ सदाबहार है। 4 साल से जो है ना कहीं ये टिका हुआ ही है, हालांकि तादाद मैचेस गड़वाने के बाद भी। बात ये है कि यार अब आप न्यू कमर तो हो नहीं, पुराने चावल ही हो एक तरह से, तो अब आप जिम्बाब्वे की सीरीज को तो बख्श दो यार, किसी और को चांस देने दो। मगर वही बात, LQ, अब हर बार मुझे LQ दोहराना पड़ रहा है क्योंकि नाम ही पूरी लिस्ट में LQ है। फिर आ जाते हैं दोबारा से हसीबुल्ला, जिसमें मैं पहले भी आपको यही बता रहा था कि यार ये ओडीआई की रख तो सही, समझ ठीक है, वो भी मुझे समझ नहीं आता, रोहिल नज़ीर मुझे ज़्यादा समझ आता था। क्योंकि यार मैंने पहले ही बता दिया कि T20 के अंदर जो है वो मोहम्मद हारिस को आप लोगों ने अच्छा खासा प्रमोट किया था, और एकदम से उसको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी लेके नहीं जा रहे, ये बड़ी अजीब सी बात है। ना ही आजम खान, खैर वंस अगेन हसीबुल्ला। फिर नाम आता है मेरे भाई अगेन LQ बॉय है, वो है हमारा जादाद खान, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि टैलेंटेड बंदा है, और अगर जा रहा है तो अच्छी बात है। उसके बाद जो है वो अब्बास अफरीदी, एक बार फिर आते हैं हसनैन, ये भी ठीक है। फिर आते हैं इरफान खान नियाजी। उसके बाद अगेन उमैर बिन यूसुफ। उमैर बिन यूसुफ जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि T20 के लिहाज से समझ नहीं आते, लेकिन चांस मिला तो उनको T20 में मिल रहा है, ओडीआई में नहीं मिल रहा। देन उसके बाद जो है एक नया नाम आता है इन सारी लिस्ट में, वो है कासिम अकरम। कासिम अकरम जो कि मेरे हिसाब से एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, या कह लें कि सलमान अली आगा का बिल्कुल एक तरीके का कॉम्पिटिटर ही है वो भी, क्योंकि वो स्पिन भी अच्छी कर लेता है और बैटिंग भी अच्छी करता है, एक पोटेंशियल प्लेयर है। लेकिन उसको पूरे जहाँ में कहीं चांस नहीं मिल रहा, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मिल भी रहा है तो T20 के लिए मिल रहा है, हालांकि वो भी एक कंप्लीट ओडीआई प्लेयर है। फिर आ जाते हैं दोबारा से साहबजादा फरहान, जिसमें मैं पहले कह चुका हूँ, वैसे तो ये भी LQ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये T20 में सेलेक्ट हो रहे हैं, जबकि ये प्लेयर मेरे हिसाब से ओडीआई के। फिर आ जाता है सलमान अली आगा, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि शायद लीड भी करेंगे, क्योंकि इस पूरी लिस्ट के अंदर जो है वो रिजवान का नाम नहीं है, तो ऑब्वियसली सलमान अली आगा ही इसको लीड करेंगे टीम को। फिर उसमें उसके बाद आ जाते हैं सुफियान मुकीम, एक अच्छे स्पिनर यंगस्टर। फिर आ जाते हैं तैयब ताहिर। अब तैयब ताहिर का वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक ओडीआई फॉर्मेट या लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है, बट वो उसका नाम जो बार बार आ रहा है वो आ रहा है T20 के लिए। और आखिरी नाम जो है वो है उस्मान खान। उस्मान खान, एक बार मैं फिर आपको बता चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओडीआई का बेहतरीन प्लेयर है, जो कि ओडीआई में परफॉर्म कर रहा है, वैसे तो T20 का भी बेहतरीन प्लेयर है, पीएसएल में उसके बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, लेकिन क्योंकि जब हमने T20 वर्ल्ड कप में उसको पीएसएल की बेस पे सिलेक्ट किया था तो वो बहुत ऑफ कलर था, तब से उसके बाद से जो है वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ओडीआई में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन सिलेक्शन उसकी भी T20 के अंदर ही हो रही है। चलिए, ये तो आपका था स्क्वाड। तो अब ये आप हमें बताइए कि ये जितनी भी सिलेक्शन हुई है, क्या ये सही हुई है या गलत? क्या ये सिलेक्शन जो टीम की हुई है, ये टीम जीत के आने वाली है या हार के आएगी? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या हाल होने वाला है पाकिस्तान का, या जिम्बाब्वे के अगेंस्ट? क्योंकि जिम्बाब्वे भी अब जो है वो वीक अपोनेंट नहीं है हमारा, वो भी काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है। तो बताइए, आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।